शब्दों का समर्पण लेकर मां सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। मिथिलेश, अलका, कविता, आर.एस. मीना, सभी को गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग। आगे की चर्चा हम शुरू करेंगे। अब तक जितना पढ़ा है उतना बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने मनोविज्ञान का अर्थ जाना था, उसके बाद मनोविज्ञान के संप्रदाय की चर्चा की थी, मनोविज्ञान के संप्रदाय के बाद मनोविज्ञान की शाखाओं की चर्चा की थी, और शाखाओं की चर्चा करते हुए हम आ गए थे कौन सी शाखा पर? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई है? 1900 में। स्पष्ट स्वरूप कब मिला? 1920 में। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन माने जाते हैं? थॉर्नडाइक। और शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किया किसने है? रूसो ने। किसने किया? रूसो ने। शिक्षा का अर्थ हमने जाना था कि शिक्षा क्या काम करती है? शिक्षा बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करती है, जबकि मनोविज्ञान क्या करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम उसका अर्थ निकालना चाहें तो क्या निकलता है? मानव के व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने चर्चा की थी शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं की। परिभाषा पढ़ी थी हमने क्रो एवं क्रो के अनुसार, स्किनर के अनुसार, पील के अनुसार, जेम्स ड्रेवर के अनुसार। ठीक है, इन सब के अकॉर्डिंग हमने परिभाषाएं देखी थी। और परिभाषाओं के बाद अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की, किसकी हम बात करें? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की हम बात करें तो बताइए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होगी? ठीक है, प्रकृति की यदि हम बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, ठीक है, प्रकृति की यदि हम बात करें तो बताइए, सबसे पहला प्रश्न बनता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति होती है कैसी होती है? वैज्ञानिक होती है या मनोवैज्ञानिक होती है? बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को हम क्या कहेंगे? वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक? वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक? जल्दी से बताइए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। यस ललिता बेटा, रमाकांत, सुशीला कुमारी, गुड मॉर्निंग बेटा। बताइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? वैज्ञानिक होती है या मनोवैज्ञानिक होती है? प्रकृति वैज्ञानिक होगी या मनोवैज्ञानिक? क्या कहेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, प्रकृति कैसी होती है? क्या कहेंगे आप? क्या आंसर देंगे आप? वैज्ञानिक देंगे आंसर या मनोवैज्ञानिक आंसर देंगे? बताइए। पूनम वैज्ञानिक बता रही है, बाकी सुनीता मनोवैज्ञानिक, यस, पूजा मनोवैज्ञानिक, कनोज मनोवैज्ञानिक, किरण, अनीता, मिथिलेश मनोवैज्ञानिक बता रहे हैं आप। ओके, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति आपके सामने ऑप्शन आ जाए, वैज्ञानिक होती है या मनोवैज्ञानिक होती है, तो बेटा आंसर देना वैज्ञानिक। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। क्यों? क्योंकि अब ध्यान देना, आप यहां से केवल समझने पर फोकस करेंगे, समझने वाली बातें होंगी सारी की सारी, समझने वाली बातें। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति बेटा वैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं, किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मानव के व्यवहार का, और मानव के व्यवहार का भी निरीक्षण किया जा सकता है, मानव के व्यवहार का भी निरीक्षण किया जा सकता है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती? वैज्ञानिक। दूसरी बात, नियंत्रित परिस्थितियों में जो अध्ययन होता है वो वैज्ञानिक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान भी बालक के व्यवहार का नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन करता है। वो नियंत्रित परिस्थितियां कौन सी परिस्थितियां होती हैं? शैक्षिक परिस्थितियां। नियंत्रित परिस्थितियां कौन सी होती हैं? शैक्षिक परिस्थितियां। तो शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसलिए भी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक। प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक। तो इस प्रकार का प्रश्न आए तो बेटा आप मनोवैज्ञानिक जवाब नहीं देंगे, क्या जवाब देंगे? वैज्ञानिक। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान में हम बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान कहा गया है, तो बेटा शिक्षा मनोविज्ञान को एक विधायक विज्ञान कहा गया है। विधायक, विधायक कह दो, सकारात्मक कह दो, पॉजिटिव कह दो। ठीक है, विधायक विज्ञान माना जाता है किसको? शिक्षा मनोविज्ञान को। आप
डिटेल में हम पढ़ते हैं। देखिए, शिक्षा विज्ञान की प्रकृति की हम बात कर रहे हैं, तो इधर देखिए, एक एक लाइन को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चले जाएंगे। पहली लाइन क्या है आपके सामने कि शिक्षा विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? वैज्ञानिक प्रकृति। वैज्ञानिक बताएंगे वैज्ञानिक प्रकृति क्यों है। वैज्ञानिक प्रकृति क्यों है? क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक प्रकृति में या पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सके, जिसका निरीक्षण किया जा सके। तो बेटा, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यक्ति के व्यवहार का, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका कि निरीक्षण किया जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका कि निरीक्षण किया जा सकता है। बात क्लियर? प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यक्ति के व्यवहार का, बालक के व्यवहार का, मानव के व्यवहार का, जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान एक विकासशील विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? शिक्षा मनोविज्ञान एक विकासशील विज्ञान है जिसमें समय के अनुसार विषय वस्तु परिष्कृत होती रहती है। परिष्कृत यानी उसमें सुधार होता रहता है, परिमार्जन होता रहता है विषय वस्तु में समय के अनुसार। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विकासशील विज्ञान है, ध्यान रखना। कैसा विज्ञान है? विकासशील। प्रकृति पर से ढेरों प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसका एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो कैसा विज्ञान है बेटा? एक विकासशील विज्ञान है। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त, ये देखो शब्द फोकस करेंगे, अनुप्रयुक्त व्यावहारिक विज्ञान है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? अप्लाइड बिहेवियरल साइंस। शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त व्यावहारिक विज्ञान है। अप्लाइड बिहेवियरल साइंस, जो कि व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। ठीक है, अनुप्रयुक्त व्यावहारिक विज्ञान है। व्यवहार में विज्ञान का प्रयोग होता है। प्रकृति वैज्ञानिक है, विज्ञान का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में होता है, अध्ययन नियंत्रित परिस्थितियों के अंतर्गत होता है, अध्ययन नियंत्रित परिस्थितियों के अंतर्गत होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान को क्या माना गया है? अनुप्रयुक्त व्यावहारिक विज्ञान, अप्लाइड बिहेवियरल साइंस। ठीक है, तो अप्लाई होता है, व्यवहार में क्या अप्लाई होता है? साइंस को अप्लाई किया गया है। अनुप्रयुक्त व्यावहारिक विज्ञान है जो कि व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का, कौन से पक्ष का? व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। परिस्थितियां शैक्षणिक होती हैं। ठीक है, परिस्थितियां शैक्षणिक होती हैं। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, लेकिन कौन सा अध्ययन करता है? वैज्ञानिक अध्ययन। यस, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। कौन सा अध्ययन करता है? वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, कौन सा अध्ययन? वैज्ञानिक अध्ययन करता है। बात क्लियर? शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ऐसा ही क्रो ने भी तो कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? सीखने के अनुभवों का, व्यक्ति ने जो कुछ भी सीखा है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, उन सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक कह दो, विधायक कह दो, शुद्ध कह दो या निश्चित कह दो, शब्दों पर फोकस करना। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक या कह दो विधायक या कह दो शुद्ध या के निश्चित विज्ञान है जो कि शिक्षा के कब, कैसे और कहां आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। कोई बात हुई तो कब हुई, कैसे हुई, ठीक है, कब हुई, कैसे हुई, क्या हुई आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, ध्यान केंद्रित करता है। तो यहां तक की बात समझ में आई। आगे चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं के, अतीत की अपेक्षा किस पर बल देता है? वर्तमान। अतीत की अपेक्षा बल किस पर देता है? वर्तमान। वर्तमान की घटनाओं की क्या और क्यों से संबंधित है। अगर वर्तमान में कोई घटना घटित हुई है तो शिक्षा मनोविज्ञान जानने की कोशिश करता है क्या घटित हुआ और क्यों घटित हुआ, क्या और क्यों से संबंधित है।
इसमें नियमों सिद्धांतों का प्रयोग होता ही है, और इसके जो भी सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। कैसे होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। और ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। बेटा कैसी भविष्यवाणी, कैसी भविष्यवाणी होगी कि इस उम्र में तुम्हारी शादी होगी, आपके घर में एक चोरी होगी, ऐसी भविष्यवाणी नहीं, ऐसी भविष्यवाणी नहीं। बेटा नोट अभी कर लेना, पहले समझ लो आरती, बेटा पहले समझ लो। भविष्यवाणी होती है आपके करियर को लेकर के। किसको लेकर होती है, आपके करियर को लेकर के भविष्यवाणी की जाती है। आपकी वर्तमान आदतों को देखकर, विशेषताओं को देखकर आपके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि आप या अमुक व्यक्ति इस दिशा में प्रगति हासिल कर सकता है। अरे शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा एक बच्चे की हरकतों को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह बच्चा इंजीनियर बनेगा, यह बच्चा डॉक्टर बन सकता है, यह बच्चा बहुत अच्छा शिक्षक बन सकता है। ऐसी भविष्यवाणी की जाती है किसके द्वारा, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार की भविष्यवाणी बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा की जा सकती है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान बिल्कुल यह कहता है कि बने वही जो मन चाहे, जो आपका मन चाहता है वो बनना चाहिए। आपका व्यवहार जिसके अकॉर्डिंग बना है उस जॉब का आपको चयन करना चाहिए, देखा देखी नहीं। 3 इडियट्स मूवी आपने देखी होगी। 3 इडियट्स मूवी में बिल्कुल क्या, बच्चे ने जन्म लिया, पिताजी ने भविष्यवाणी कर दी कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अरे पहले बेटे से तो पूछ लो कि वो क्या बनना चाहता है। जन्म लेते ही भविष्यवाणी कर दी मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अरे बेटे से तो पूछा होता कि वो क्या बनना चाहता है। वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन पिताजी क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर। बच्चा फोटोग्राफर बनना चाहता था, पिताजी इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऐसा बच्चा कुछ भी बनकर नहीं रहता। कई बार ऐसा बच्चा बिल्कुल मानसिक रुग्णता का शिकार होकर आत्महत्या तक कर लेता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान ये डिसाइड करता है कि इस बच्चे का व्यवहार किस जॉब के अकॉर्डिंग है और उसे क्या बनना चाहिए, देखा देखी नहीं। कि कई पेरेंट्स कहते हैं कि वो शर्मा जी का बेटा डॉक्टर बन गया, गुप्ता जी का बेटा इंजीनियर बन गया, तो हमारे बेटे को भी ये बनना चाहिए, देखा देखी नहीं। कभी भी देखा देखी अपने बच्चे को वो बनाने की कोशिश नहीं करें जो आप चाहते हैं। बच्चे को वो बनने दें जो वो चाहता है। बच्चे को वो बनने दें जो वो चाहता है। वो क्या चाहता है उसे पता नहीं है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि एग्जैक्टली बच्चे का व्यवहार किस जॉब के लायक बना है। हर किसी को हर कोई जॉब सूट नहीं करती है, ये आप भी जानते हैं। आपका मित्र आर्मी में चला गया, देखा देखी आप भी आर्मी में चले गए, लेकिन वहां जाकर आप सुबह से लेकर शाम तक फ्रस्ट्रेटेड हैं। कब तक जी पाएंगे आप इस प्रकार का जीवन? पलायन कर जाएंगे वहां से, पलायन कर जाएंगे वहां से। इसलिए जब हमें अपने मन के अकॉर्डिंग काम मिल जाता है तो मजा आ जाता है। वो काम काम नहीं, खेल बन जाता है। खेल खेल में हम उस काम को करते हैं, एंजॉय करते हुए हम उस काम को करते हैं। क्योंकि कर्मस्थली जहां हमें पूरा जीवन गुजारना पड़ता है, कर्मस्थली जहां हमें पूरा जीवन गुजारना पड़ता है, तनाव में बेटा 2-4 दिन तो गुजारे जा सकते हैं, लेकिन पूरा जीवन नहीं। इसलिए कर्मस्थली तो हमारे मन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान में इसी प्रकार की भविष्यवाणी की जाती है, आपके व्यवहार के अकॉर्डिंग भविष्यवाणी की जाती है कि आप हकीकत में आपका व्यवहार किस दिशा में जाने लायक है, आप क्या बन सकते हैं, आप किस दिशा में अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। ऐसी भविष्यवाणी की जाती है किसके द्वारा? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को आप वापस से देखेंगे एक बार, क्योंकि प्रकृति को बिल्कुल दिलो दिमाग में अच्छे से बैठा लें ताकि कहीं आंसर देते समय किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। प्रकृति कैसी है बेटा? वैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक आंसर नहीं देंगे। प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यक्ति के व्यवहार का, व्यक्ति के व्यवहार का जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विकासशील विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? विकासशील विज्ञान है, जिसमें समय के साथ विषय वस्तु क्या होती? परिष्कृत होती है, परिमार्जित होती है। शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त व्यावहारिक विज्ञान है। अनुप्रयुक्त व्यावहारिक विज्ञान माना गया है शिक्षा मनोविज्ञान को,
जो कि व्यक्ति के कौन से पक्ष का अध्ययन करता है, व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन करता है, कौन सी परिस्थितियों में अध्ययन करता है, शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। और मानव के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान है, यही कहना था। पता है ना आपको किसका कहना था? स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, लेकिन कौन सा अध्ययन करता है? वैज्ञानिक अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है, ऐसा ही कहना था किसका? क्रो एवं क्रो का। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक कह दो, विधायक कह दो, शुद्ध कह दो या निश्चित विज्ञान है, जो कि शिक्षा के कब, कैसे और कहां आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। अतीत की अपेक्षा बल किस पर देता है? वर्तमान की घटनाओं पर। वर्तमान में अगर कोई घटना घटित हुई है तो क्या और क्यों आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें नियमों सिद्धांतों का प्रयोग होता है। इसके जो भी सिद्धांत होते हैं, जो भी नियम होते हैं, वो सार्वभौमिक होते हैं और इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। ये हुई शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है। प्रकृति को नोट कर लीजिए एक बार बेटा, नोट कर लो प्रकृति को। नोट कर लीजिए प्रकृति। यस यस लिखते चले जाइए। लिख लिए ये पॉइंट्स, आगे करूं? आगे का लिखिए 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स। लिखते चले जाओ बेटा, लिखते चले जाओ। फिर आपको बाद में नोट्स बिल्कुल मिलेंगे, चिंता मत करना, लेकिन अपने हाथ से नोट्स आपको बनाने हैं। सुधीर कुमार पीडीएफ कब तक मिल जाएगी? मिल जाएगी बेटा, जल्दी क्या है, इसीलिए तो मैं लिखवा रही हूं। मैं पीडीएफ दे दूंगी तो आप लिखेंगे ही नहीं। मिलेगी, कब मिलेगी ये नहीं बताऊंगी। लिख लिए सारे पॉइंट्स? चलो आगे चलो। यकीन मानो बेटा, जो बोल रही हूं आपकी भलाई के लिए बोल रही हूं। अपने हाथों से जो नोट्स लिखोगे उसका मुकाबला ही नहीं है। और मैं चाहती हूं कि आप अपना एक रजिस्टर बनाएं, आप अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करें, जो पूरी तरह से ऐसे कैसे आपके दिमाग में छप जाएंगे। नेहा 4th पॉइंट दोबारा समझाना है, ठीक है बेटा, लिख लो, पहले समझा दूंगी मैं। हो गया बेटा? प्रकृति सबके समझ में आ गई? प्रकृति सबके समझ में आ गई होगी। प्रकृति इस प्रकार से क्लियर होनी चाहिए। अब देखो,
अगर आप ये सोचेंगे कि सारी लाइंस आपको याद हो जाए तो बेटा एक बात ध्यान रखना, याद मत करना। कई बार पता है बच्चों को क्या लगता है कि रट रट कर याद करते, फिर उन्हें लगता है कि हाँ अब याद हो गया। नहीं, पढ़ाई ऐसे नहीं होती। याद कुछ नहीं करना है, बस पॉइंट्स को बार बार पढ़ना है ताकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। जैसे बिल्कुल मैं यदि आपसे पूछूं कि बताओ शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है या मनोवैज्ञानिक, तो आप आंसर क्या देंगे? वैज्ञानिक। मैं आपसे पूछूं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किसके व्यवहार का अध्ययन होता है, तो आप जवाब देंगे मानव के व्यवहार का। पता ही है आपको। कौन सी परिस्थितियों में अध्ययन होता है, तो आप जवाब देंगे शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन होता है। कौन सी परिस्थितियों में? शैक्षिक परिस्थितियों में। पता है आपको। शिक्षा मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का कौन सा अध्ययन करता है? कौन सा अध्ययन? वैज्ञानिक अध्ययन। अध्ययन कौन सा होता है? वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ठीक है। फिर यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है या नकारात्मक, तो आप कहेंगे सकारात्मक। अरे विधायक विज्ञान है या नियामक? नियामक नहीं होगा, मानक नहीं होगा, विधायक विज्ञान होगा। कैसा होगा? विधायक विज्ञान है, सकारात्मक विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, या हम कह सकते हैं निश्चित विज्ञान है। ठीक है, निश्चित विज्ञान है। बात समझ में आ रही है? नियामक नहीं है, मानक नहीं है, कैसा है? विधायक विज्ञान है। जैसा कि 4th पॉइंट के लिए मुझे बोला था अभी, शिक्षा में ये देखिए, ये समझ लीजिए, अनुप्रयुक्त व्यवहारिक विज्ञान। अनुप्रयुक्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अप्लाइड, यानी अप्लाई किया जाता है व्यवहार में। किसको? विज्ञान को। बात समझ में आ रही है? शब्दों पर फोकस करें। ठीक है, अप्लाई किया जाता है, अनुप्रयुक्त किया जाता है व्यवहार में। किसको? विज्ञान को। विज्ञान को इसलिए क्या कहा गया? अनुप्रयुक्त व्यवहारिक विज्ञान, यानी व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन होता है, यानी शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन होता है। ठीक है, शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन होता है। ओके सुधीर बेटा, क्या पूछ रहे थे? पीडीएफ को खुद के हाथ से रजिस्टर में लिखने के लिए ही पूछ रहे थे ना? तो बिल्कुल बेटा, लिखने का पूरा मौका मैं आपको दे रही हूं। ठीक है, आप अपने हिसाब से जितनी अच्छी पीडीएफ बना सकते हैं उतने अच्छे नोट्स अपने रजिस्टर में बनाइए, और फिर आपको अप टू डेट नोट्स यहां से मैं प्रोवाइड करवाऊंगी ही सही। तो अगर आपके द्वारा बनाए गए नोट्स में कोई त्रुटि भी है तो वो उससे सही हो जाएगी। ठीक है, उससे सही हो जाएगी। सुधीर बेटा गुड, बहुत बढ़िया बेटा, रजिस्टर में ही नोट्स बनाने हैं। ठीक है, व्यवहार का कौन सा अध्ययन होता है? वैज्ञानिक। सीखने का अनुभवों का क्या करता है? वर्णन और व्याख्या। कौन शिक्षा विज्ञान? सकारात्मक विज्ञान है, जिसे हम विधायक भी कहते हैं। ठीक, इसके अलावा अतीत पर नहीं वर्तमान पर बल दिया जाता है। नियमों सिद्धांतों का प्रयोग होता है, इसके सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक, प्रकृति समझ में आ चुकी होगी, और अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की कार्य क्षेत्र की। कार्य क्षेत्र आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कार्य क्षेत्र आपको पता होने चाहिए। स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कि शिक्षा मनोविज्ञान की कार्य क्षेत्र क्या है, और ये पता होना चाहिए आपको। अगर पूछ लिया जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र की चर्चा किसने की है? लिंडग्रेन ने। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र की चर्चा की गई है लिंडग्रेन के द्वारा। कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं ये जानना बिल्कुल जरूरी है। कार्य क्षेत्र कौन कौन से? देखिए, पहला, ठीक है, लिंडग्रेन के अनुसार कार्य क्षेत्र कितने बताए गए हैं? 5 कार्य क्षेत्र बताए गए हैं। सबसे पहला है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी यानी लर्नर। शिक्षार्थी कह दो, या हम अध्येता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अध्येता, सीखने वाला। ठीक है, अध्येता कह दो, अधिगमकर्ता कह दो। अधिगमकर्ता एक ही बात है, छात्र कह सकते हैं। ठीक है, कार्य क्षेत्र की बात हो रही है, स्कोप की बात हो रही है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षार्थी का अध्ययन किया जाता है। शिक्षार्थी का अध्ययन किया जाता है, शिक्षार्थी के बारे में बताया जाता है कि वर्तमान समय में शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु क्या है? बालक है, शिक्षार्थी है, जिसके इर्द गिर्द पूरी शिक्षण प्रक्रिया घूमती है। वर्तमान समय में शिक्षा का नियोजन बालक के लिए किया जाता है, बालक के अनुसार किया जाता है। ये सारी बातें बिल्कुल बताई जाती है किसके अंतर्गत? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो पहला आप ध्यान रखेंगे शिक्षार्थी। यहाँ लिंडग्रेन के अनुसार जो कार्य क्षेत्र ध्यान रखने हैं, यहाँ ये चीजें याद करनी पड़ेगी आपको। ये कार्य क्षेत्र आपको पता होने चाहिए कि पहला कार्य क्षेत्र कौन सा है? शिक्षार्थी।
दूसरा कार्य क्षेत्र कौन सा है? सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप। तीसरा कौन सा है? सीखने की स्थिति। चौथा निर्देशन व मानसिक स्वास्थ्य और पांचवा मापन व मूल्यांकन। ये याद होनी चाहिए। जहां याद करने वाली बातें होंगी वहां मैं एग्जैक्टली आपसे बोलूंगी कि ये याद कर लो। जहां केवल सुनने समझने की बातें होंगी वहां केवल समझना है, वहां याद नहीं करना है। लेकिन ये पॉइंट्स क्या करने हैं? याद करने हैं। तो लिंडग्रेन के अनुसार पहला स्कोप कौन सा है? पहला कार्यक्षेत्र कौन सा है? शिक्षार्थी। ठीक है। दूसरा क्या है? सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप। शिक्षा मनोविज्ञान स्वरूप की बात करता है, नेचर ऑफ लर्निंग प्रोसेस। कैसा नेचर होना चाहिए, कैसा स्वरूप होना चाहिए, स्वरूप की बात की जाती है। सीखने की स्थिति की बात की जाती है, लर्निंग सिचुएशन, यानी बच्चों को सिखाने के लिए किस प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट की जानी चाहिए, कैसा वातावरण क्रिएट किया जाना चाहिए, ये सारी चर्चा होती है किसके अंतर्गत? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत निर्देशन की चर्चा होती है, मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा होती है कि बच्चों को किस प्रकार से गाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि गाइड करना बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर बच्चों को समय समय पर सही गाइडेंस मिलती रहे तो वो बिल्कुल सही डिसीजन लेते रहेंगे और जल्दी ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। गाइडेंस का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल आप में से कई बच्चे कहते होंगे कि यस मैडम, हमें गाइडेंस ही तो नहीं मिल पाई। सही समय पर यदि हमें सही गाइडेंस मिल जाती तो अब तक हम मंजिल को पा चुके होते। बिल्कुल, गाइडेंस बहुत मददगार साबित होती है। गाइडेंस के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य भी स्वस्थ होता है। मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा मनोविज्ञान में बिल्कुल मानसिक स्वास्थ्य की भी बात की जाती है कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार स्वस्थ रखना चाहिए। जीवन में तरक्की चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान बात करता है किसकी? मापन व मूल्यांकन की। मापन व मूल्यांकन की चर्चा भी की जाती है किसके अंतर्गत? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। ये स्कोप की बात है जो लिंडग्रेन ने बताए हैं। जो किसने बताया? लिंडग्रेन ने बताए। अलग से हमारे सिलेबस में मापन मूल्यांकन टॉपिक नहीं है। यहां तो हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि पूछ लिया जाए क्षेत्र के अंतर्गत जो स्कोप है, कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, कौन सा नहीं आता है, तो आपको पता होना चाहिए। सिंपल वे में याद कर लो। लिंडग्रेन ने शिक्षा विज्ञान के कार्य क्षेत्र कौन कौन से बताए हैं? नंबर 1 याद करते चले जाओ। नंबर 1 शिक्षार्थी। ठीक है, नंबर 1 शिक्षार्थी। नंबर 2 सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप। नंबर 3 सीखने की परिस्थिति। नंबर 4 निर्देशन व मानसिक स्वास्थ्य। और नंबर 5 मापन व मूल्यांकन। कार्य क्षेत्र इसी तरह ध्यान रख लेने हैं, है ना, इनके अंदर नहीं जाना है, कुछ नहीं। केवल लिंडग्रेन ने कार्य क्षेत्र बताए हैं किसके? शिक्षा मनोविज्ञान के। इसी तरह याद कर लेने हैं। ये क्लियर है? राधा कृष्णा पूछ रहे हैं बेटा कि रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलेगी? बेटा वहीं मिलेगी, वहीं मिलेगी जहां आपका शेड्यूल डलता है ना, वहीं देखना। ऊपर लाइन चलती रहती है ना, वहां रिकॉर्डेड पे क्लिक करना। जो आपकी क्लासेस होती जा रही है ना, वो रिकॉर्डेड में तब्दील होती जा रही, वहीं पर मिलेगी जहां आपका शेड्यूल डलता है, जहां आप क्लास ओपन करते हैं वहीं ऊपर लाइन देखना। ऊपर लाइन में रिकॉर्डेड पे क्लिक करना। रिकॉर्डेड लाइव लिखा होगा, रिकॉर्डेड लिखा होगा, रिकॉर्डेड पे क्लिक करना, तो आपको उसमें सारी क्लासेस मिलती चली जाएंगी। क्लियर? ठीक है। नंबर 1 शिक्षार्थी की बात होती है। नंबर 2 सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप। जो सीखने का प्रोसेस है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए या जटिल होना चाहिए, ये सारी बात होती है। ठीक है, स्वरूप कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, जटिल होना? सरल होना चाहिए। बच्चे को बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, ये सारी बात होती है। परिस्थिति सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए बच्चों को सीखने के लिए, है ना। सिचुएशन कैसे भी क्रिएट की जा सकती है। कक्षा माहौल बहुत अच्छा रखकर भी हम सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। टीचर अलग तरीके से पढ़ाए, टीचर एग्जाम्पल देकर के पढ़ाए, इस तरीके से हम बिल्कुल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो सिचुएशन, निर्देशन, मानसिक स्वास्थ्य की बात होती है, मापन मूल्यांकन की बात होती है। तो ये 5 पॉइंट्स इसी तरह से आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर? लिख लो, सभी लिख लीजिए बेटा, इसी तरह लिख लो। हेडिंग डाल लेना शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र। ठीक है, हेडिंग डाल लो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र। हेडिंग डाल लो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र।
कार्य क्षेत्र किसके अनुसार है? लिंडग्रेन के अनुसार 5 कार्य क्षेत्र लिखने हैं आपको। अच्छा पूजा लिख लिया बेटा। हो गया, चलिए ठीक है। अब आप सब मुझे एक बात बताइए, क्यों पढ़ रहे हैं आप शिक्षा मनोविज्ञान? क्यों पढ़ रहे हैं आप शिक्षा मनोविज्ञान? बिल्कुल सही आंसर देना, आंसर चाहिए मुझे। आप शिक्षा मनोविज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं? जल्दी से जवाब दो, जानना चाहती हूं मैं सभी के जवाब। जल्दी से जवाब दीजिए। यस, जब मैं पूछा करूं तब तो आप कमेंट किया करें बच्चों। कुछ ही बच्चे कमेंट करते हैं, बाकी बिल्कुल सुस्त होकर के बैठते हैं। क्यों भाई? पार्टिसिपेट करो क्लास में अच्छे से, जीवंत तरीके से। क्यों पढ़ रहे हैं आप शिक्षा मनोविज्ञान? घर बैठे जवाब दो। गलत जवाब भी दोगे तब भी कोई बात नहीं, यहां खड़े खड़े ही तो डांटूंगी ना, ठीक है? नहीं डांटूंगी, डांटूंगी भी नहीं, आपको जवाब देना है। जल्दी से जवाब दो, क्यों पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान? अच्छा कन्नौज बोल रहे हैं एग्जाम में आएगा, इसलिए एग्जाम क्लियर करने के लिए। और किरण देवी बोल रही अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए। ओके, स्टूडेंट्स का बिहेवियर जानने के लिए, जिससे हम अपने अकॉर्डिंग चाइल्ड हेल्प कर सके। ओके, हैंडल कर सकें। पार्ट ऑफ सिलेबस है इसलिए पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना है इसलिए पढ़ रहे हैं। लाइफ की सभी स्टेज के बारे में पता करना है इसलिए पढ़ रहे हैं। सही जीवन जीने के लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ सीखने के लिए आपसे। ओके ठीक है, अपने अपने मत मिल गए मुझे। अब देखो बेटा, शिक्षा मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं व्यवहार में परिवर्तन के लिए, या बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, या उन्हें हैंडल करने के लिए, तो ये तो सच्चाई नहीं है। अरे शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हो आप नंबरों के लिए, पास होने के लिए, ये सच्चाई है। मान लीजिए कि आपके सिलेबस में शिक्षा मनोविज्ञान का रोल ही नहीं होता और आपसे ये कहा जाता देखो बेटा शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान ले लो ताकि आप बच्चों को अच्छे से टेकल कर सको, अपने जीवन में परिवर्तन कर सको, नजरिए में परिवर्तन कर सको, अपने व्यवहार में सुधार कर सको। पढ़ते क्या? नहीं पढ़ते कि मैडम हमारे व्यवहार में तो खूब सुधार है, हमारे नजरिए में तो खूब सुधार है, हम तो नहीं पढ़ने वाले। नहीं पढ़ते। पढ़ रहे हो आप नंबरों के लिए, मजबूरी है पढ़ना, मजबूरी है पढ़ना, मजबूरी है जानना, मजबूरी है समझना, क्योंकि नंबरों की बात है, सिलेक्शन की बात है, सफलता का आधार है शिक्षा मनोविज्ञान, इसलिए पढ़ रहे हैं आप शिक्षा मनोविज्ञान। बिल्कुल बेटा, और इसीलिए चूंकि हकीकत में आप बच्चों को टेकल करना सीख सकें, हकीकत में आप बच्चों के बिहेवियर को जान सकें, अपने खुद के व्यवहार को जान सकें कि आप कैसे हैं, आप अपनी खुद की नेचर को भी पहचान सकें, इसीलिए आपके सिलेबस में ऐड किया गया है क्या? मनोविज्ञान। ऐड नहीं किया जाता तो आप नहीं पढ़ते। अरे इसीलिए समावेश किया गया ताकि मजबूरी से ही सही लेकिन आप पढ़ें, जानने की कोशिश करें कि यह शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। ये सारी बात मैं कर रही क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। यस, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है? एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है? बहुत सारी उपयोगिता है। यहाँ याद करने वाली बातें नहीं है, केवल सुनने और समझने वाली बातें हैं। अगर एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होता है तो बालक को समझ सकता है, बालक को पहचान सकता है, बालक को जान सकता है। ऐसा शिक्षक बालक की रुचि को जान सकता है, उसके मानसिक स्तर को जान सकता है। ऐसा शिक्षक ज्ञान देगा बच्चों के अकॉर्डिंग, खुद के अकॉर्डिंग नहीं। अरे ऐसा शिक्षक जिसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होता है वो स्वयं को भी जानेगा कि मैं कैसा हूं, मेरा नेचर कैसा है, क्या मैं बच्चों के प्रति दंडात्मक प्रणाली अपनाता हूं जो कि गलत है। यह शिक्षा मनोविज्ञान मजबूर कर देगा आपको अपने लिए जानने की, अपने लिए भी आप जान पाएंगे। आप अपना एनालिसिस करना शुरू कर देंगे कि आप कैसे हैं हकीकत में।
अभी तो शुरुआत है बच्चों, आगे देखना इतने अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे कि आप अपना आत्म मूल्यांकन करना शुरू कर देंगे कि मैं कैसा हूं और मुझे कैसा होना चाहिए। मैं कैसा हूं और मुझे कैसा होना चाहिए, ये जानने में मदद करता है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान हमें विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान कराता है। बिल्कुल अवस्थाओं के अकॉर्डिंग हम बच्चों को टेकल कर सकते हैं, बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, जैसा कि आपने जवाब दिया था। अगर अच्छे से बच्चे का भविष्य का निर्माण करना है तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान का यदि ज्ञान है तो हम बच्चों को व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान हमें बताता है कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के बच्चे तो होते ही हैं, प्रतिभाशाली और सामान्य और मंद। तो उन्हें उन्हीं के अकॉर्डिंग शिक्षा देनी चाहिए। ज्ञान करवाता है हमें कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। तो एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की काफी उपयोगिता है। याद नहीं करनी है ये बातें, लेकिन समझनी है। क्या क्या उपयोगिता है देखिए उपयोगिता की बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों को समझने में सहायक। जिस टीचर को समझना है, अभी ध्यान से सुनना है, समझना है। लिखने का मैं समय दूंगी तब आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी समझना है। विद्यार्थियों को समझने में सहायक। अरे जिस टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान होता है वो विद्यार्थियों को समझ सकता है, जान सकता है, पहचान सकता है। जिस टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होता वो समझने की कोशिश भी नहीं करता। बच्चा क्लास में लेट आया, क्यों आया ये जानने की कोशिश नहीं करेगा। क्लास में लेट आया, चल हाथ निकाल और ये लो डंडा, पिटाई कर दी। लेकिन जिस टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान होगा वो जानने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा कि अगर बच्चा क्लास में लेट आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो विद्यार्थियों को समझने में सहायक। अधिगम की प्रकृति को समझने में सहायक। अधिगम की नेचर कैसी, प्रकृति कैसी है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक को स्वयं का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? स्वयं का। जब आप पूरा शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ लोगे तो आपको खुद का भी ज्ञान हो जाएगा कि आप में क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको दूर करना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको इन बातों का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान मजबूर कर देगा आपको अपने बारे में सोचने के लिए, स्वयं का आंकलन करने के लिए। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक को पहचानने में सहायक होता है। बिल्कुल बालक को आप पहचान सकते हैं। इस बालक की रुचि क्या है, इस बालक में क्या क्या विशेषताएं हैं, इस बालक का मानसिक स्तर क्या है, इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, पहचानने में सहायक। बालक के स्वभाव व व्यवहार को जानने में सहायक। बालक के स्वभाव व व्यवहार को, बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से आप बालक के स्वभाव को जान सकते हैं, उसके व्यवहार को भी जान सकते हैं। रटेंगे नहीं इन बातों को, यहां से तो नॉर्मल प्रश्न उठेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस का पता आप लगा सकते हो, नेगेटिव सेंटेंस का पता आप लगा सकते हो ना बेटा। इसलिए ये बातें रटने की नहीं है, याद करने की नहीं है। मैंने कहा ना, जो बातें याद करने की होगी मैं उसी समय बता दूंगी, ये याद कर लेना, रट लेना। और जो बातें रटने की नहीं, उन्हें कतई नहीं रटना है, केवल पढ़ना है और समझना है। भले आपको लगेगा कि याद नहीं है, लेकिन याद है। जब प्रश्न आएगा तो आप जवाब दे दोगे। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या उपयोगिता है? बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति एवं समदर्शी भाव अपनाने में सहायक। यस, बालकों के प्रति प्रेम। अरे जिस टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा वो बालकों के प्रति दंडात्मक प्रणाली नहीं अपनाएगा, बालक की ओल पिन चुबाकर आंख नहीं फोड़ेगा, उसकी पीट पीट कर हड्डियां नहीं तोड़ेगा, बल्कि बालक के साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेगा। पक्षपात नहीं करेगा, समदर्शी भाव अपनाएगा, समानता का भाव अपनाएगा। और वैसे भी एक शिक्षक को कभी बच्चों में पक्षपात नहीं करना चाहिए। बालकों की समस्याओं आवश्यकताओं को जानने में सहायक। ऐसा टीचर बालक की समस्याओं को जान सकता है, उसकी आवश्यकताओं को जान सकता है। बालक की विकासात्मक विशेषताओं को जानने में सहायक। विकासात्मक विशेषता यानी हर अवस्था होती है बालक की। शिशुअवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है। हर अवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, बच्चों को कैसे टेकल किया जाना चाहिए, तो विकासात्मक विशेषताओं को जानने में भी क्या होता है, सहायक होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने में सहायक। कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन सा सामान्य बुद्धि है, कौन सा मंद बुद्धि है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने में सहायक होता है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान।
किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षिक परिस्थितियां जागृत करने में सहायक। कैसी भी कक्षा हो, यदि एक टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षिक परिस्थितियां जागृत कर सकता है। कोई भी कक्षा हो, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान रखने वाला शिक्षक किसी भी प्रकार की कक्षा में घबराएगा नहीं। आप क्लास में एंटर हो रहे, आपने देखा कि बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, हा हू कर रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, घबराना मत। बहुत अट्रैक्टिव तरीके से, बहुत प्रभावी तरीके से बच्चों को इस प्रकार से बांधने की कोशिश करना, इस प्रकार से बांधने की कोशिश करना कि वो आपकी आवाज को सुन करके बिल्कुल अवधान करने लगे और क्लास में एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए किसका, पढ़ाई का। ये टीचर की काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कि इस क्लास में तो बच्चे बेकार हैं, ये तो चुप ही नहीं होते हैं, ये कहना टीचर को शोभा नहीं देता है। कई टीचर बच्चों पर दोष लगाते रहते हैं, अरे बच्चे ऐसे ही, बहुत बदमाश बच्चे उस क्लास के, बहुत शैतान बच्चे उस क्लास के। ऐसे सेंटेंसेस का यूज करना टीचर को शोभा नहीं देता है। कितने बदमाश हैं, कितने शैतान हैं, क्या आप में काबिलियत नहीं है कि ऐसे शैतान बच्चों को आप सुधार सकें, उनको लाइन पर ला सकें? बहुत आसानी से सुधरते हैं शैतान बच्चे। केवल प्रेम और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। डांट फटकार करके अगर उन्हें सुधारने की कोशिश की ना, कभी नहीं सुधरेंगे, ध्यान रखना। डांट फटकार के सुधारने की कोशिश करोगे ना, कभी नहीं सुधरेंगे। ऐसे बच्चों को प्रेम सहानुभूति के द्वारा ही सुधारा जा सकता है। अरे बच्चों, प्रेम में तो इतनी ताकत होती है, प्रेम के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता। अरे बड़े से बड़े आतंकवादी का हृदय परिवर्तन भी किया जा सकता है प्रेम सहानुभूति के द्वारा। तो क्या हम बच्चों को टेकल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जिस टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, वो शिक्षक क्या करेगा, किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षिक परिस्थितियां जागृत करेगा, किसी भी प्रकार के बच्चों को क्या करेगा, टेकल करेगा, हैंडल करेगा। बालकों को क्या दिया जा सकता है? निर्देशन और परामर्श। जिस टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, वो टीचर बच्चों को निर्देशन परामर्श दे सकता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बहुत अच्छे शब्द हैं दोनों। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बच्चों को समय समय पर गाइडेंस, निर्देशन मिलता रहे, उनकी काउंसलिंग होती रहे समय समय पर, तो निश्चित रूप से बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। समय समय पर निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था हर जगह कर दी जाए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घर पर, तो शायद कोई बच्चा आत्महत्या नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी आत्महत्या कब करता है? जब वो मानसिक रूप से क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। लेकिन अगर हम बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस देते रहें, उससे काउंसलिंग करते रहें, उससे बातचीत करते रहें, तो मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा। और मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा तो आत्महत्या करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, बल्कि ऐसा बच्चा जीवन में आगे आगे और आगे बढ़ने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। तो ऐसा टीचर बच्चे को निर्देशन व परामर्श दे सकता है। उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक, ऐसे शिक्षक को पता होता है कि किस प्रकार से मुझे पढ़ाना है, मुझे कौन सा टीचिंग मेथड अपनाना है, इन बच्चों को कौन सी विधि से समझ में आएगा, ये डिसीजन ले सकता है। कौन सा शिक्षक? जिसे ज्ञान होता है किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। अनुशासन स्थापित करने में सहायक, यस, जिस टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होता है वो बहुत आसानी से कक्षा में डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता है, अनुशासन स्थापित कर सकता है, क्योंकि उसे पता होगा कि किस बच्चे को कैसे टेकल करना है। क्योंकि एक ही तरीके से सारे बच्चे टेकल हों ऐसा जरूरी नहीं है, हमें कई बार बच्चों के अकॉर्डिंग चयन करना पड़ता है कि यहाँ कौन सा तरीका अपनाया जाए, यहाँ कौन सा तरीका अपनाया जाए। तो बिल्कुल अनुशासन स्थापित करने में सहायक। मानसिक क्रियाओं को जानने में सहायक, मानसिक क्रियाओं को जानने, मानसिक क्रियाएं क्या होती? सोचना, विचारना, चिंतन करना, तर्क वितर्क करना, स्मरण करना, अधिगम करना, ये सब मानसिक क्रियाएं होती हैं। तो ऐसा शिक्षक बालक की मानसिक क्रियाओं को जान सकता है बहुत अच्छे से। मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग करने में सहायक, यस, आज बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स चल चुकी है मूल्यांकन की, जिनके द्वारा बालक का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। केवल और केवल लिखित और मौखिक परीक्षा के द्वारा बालक का सही मूल्यांकन नहीं होता। बहुत सारे ऐसे परीक्षण हैं आज जिसके द्वारा हम बालक का पूरी तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ऐसा शिक्षक मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग कर सकता है। बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक, यस, जिस शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होता है ऐसा शिक्षक
बालकों का चरित्र निर्माण भी कर सकता है। चरित्र निर्माण करने में सहायक, अरे बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक, बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक। बात समझ में आ गई? ये सारी उपयोगिता है किसकी? शिक्षा मनोविज्ञान की। अब आप सोचेंगे ओ 17 पॉइंट कैसे याद होंगे? किसने कहा बेटा कि याद करना है? ऐसी बातें याद करोगे दिमाग खराब हो जाएगा। ये याद नहीं करनी होती है, ये रटनी नहीं होती है, केवल समझना होता है, केवल फील करना होता है कि यस एक शिक्षक जिसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है, तो शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से उसके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। अरे एक शिक्षक जिसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है, उसकी सहायता से वो बालक को समझ सकता है, बालक को पहचान सकता है, स्वयं को जान सकता है कि मैं कैसा हूं, मेरा व्यवहार कैसा है, स्वयं को जान सकता है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षिक परिस्थितियां जागृत कर सकता है, बच्चों के प्रति दंडात्मक प्रणाली नहीं, प्रेम सहानुभूति से पेश आएगा, पक्षपात नहीं करेगा, समदर्शी भाव अपनाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार बच्चों को शिक्षण प्रदान किया जा सकता है, बच्चों को उचित निर्देशन और परामर्श दिया जा सकता है, मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग ऐसा शिक्षक कर सकता है, बालक का सर्वांगीण विकास कर सकता है, ऐसा शिक्षक चरित्र निर्माण कर सकता है। ये सारी बातें हैं, ये सिंपल चर्चा है। ये बात हुई शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता की। यहां तक की बात क्लियर? तो चलिए हेडिंग डालो। पहले हेडिंग डाल लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से। यस यस यस, ठीक है। चलिए महत्व लिखना शुरू करिए, जल्दी लिखो इन पॉइंट्स को। जस्ट नहीं तो 2 पॉइंट रिवाइज। 2 पॉइंट क्या है? अधिगम की प्रकृति को समझने में सहायक ना। प्रकृति मतलब नेचर कैसी है अधिगम की? नेचर मतलब वही प्रकृति। प्रकृति का मतलब है सरल या फिर जटिल ना, सरल है या फिर जटिल है, सिंपली ध्यान रखना है। ये क्लासेस कहाँ से लाइव है? कनोज बेटा जयपुर से लाइव है ये क्लासेस, जयपुर से लाइव है। आप कहाँ से हो बेटा? ये क्लासेस तो आपको जयपुर से मिल रही हैं कनोज। यस, उपयोगिता को आपने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। क्लियर? अब देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? मनोविज्ञान। क्या पढ़ा था हमने? मनोविज्ञान। बात क्लियर है? सबसे पहले हमने मनोविज्ञान का अर्थ जाना था, उसके बाद हमने क्या पढ़े हैं? मनोविज्ञान के संप्रदाय, फिर मनोविज्ञान की शाखाएं। ठीक है, शाखाओं के बाद हम कौन सी शाखा पर आ गए थे? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का हमने अर्थ जाना, अर्थ के बाद हमने क्या देखी? परिभाषाएं। परिभाषाओं के बाद प्रकृति की बात की है, परिभाषाओं के बाद किसकी बात की है? प्रकृति। और प्रकृति के बाद कार्य क्षेत्र की बात की है, कार्य क्षेत्र। और फिर शिक्षा विज्ञान के महत्व की बात की है, उपयोगिता, इंपॉर्टेंस। बात समझ में आ रही है? ये कंटेंट होता है, एक विषय वस्तु होती है जो आपको शुरुआत में लिखनी चाहिए। वो आपको पता है ना, आपको कहा जाता था आपसे कि बेटा जब आप स्कूल में होते थे तो आपसे कहा जाता था कि एक पेज खाली छोड़ो, है ना। तो वो ऐसे आपसे बोल दिया था एक पेज ये भगवान का होता है, खाली छोड़ो। भगवान का नहीं होता, वो कंटेंट का होता है, विषय वस्तु हमें लिखनी होती है उस एक पेज पर। सबसे पहले आपके पास विषय वस्तु लिखी रहेगी तो माइंड में बिल्कुल क्लियर पिक्चर बन जाती है कि अच्छा सबसे पहले मैडम ने मनोविज्ञान की बात की थी। मनोविज्ञान की क्या बात की थी आपके माइंड में घूम जानी चाहिए यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो। मनोविज्ञान के संप्रदाय, फिर क्या पढ़ाया मैडम ने? मनोविज्ञान के संप्रदाय, शाखाएं। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। मनोविज्ञान में सबसे पहले अर्थ आपने जाना था, अतीत की बात हमने की थी, इतिहास की बात हमने की थी।
ठीक है। और वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। ये पूरी चर्चा हमने की थी। संप्रदाय की बात हमने की कि संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कार्यात्मकवादी संप्रदाय, व्यवहारवादी संप्रदाय, ठीक है। संप्रदाय की हमने बात की थी, संरचनावादी संप्रदाय, कार्यात्मकवादी संप्रदाय, व्यवहारवादी संप्रदाय, मानवतावादी संप्रदाय की बात हमने की है, प्रेरकीय संप्रदाय की बात हमने की है, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय की बात हमने की है। उसके बाद मनोविज्ञान की शाखाएं, ठीक है, मनोविज्ञान की शाखाएं। शाखाओं की चर्चा करते हुए हम कौन सी शाखा पर आ गए? शिक्षा मनोविज्ञान पर। तो बिल्कुल अर्थ हमने जाना था, जैसा कि शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के एडुकेटम से हुई, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यू। कोई सारी चर्चा हमने की थी। उसके बाद परिभाषाएं हमने पढ़ी है शिक्षा मनोविज्ञान की, क्रो के अनुसार, स्किनर के अनुसार, पील के अनुसार, जेम्स ड्रेवर के अनुसार। प्रकृति की हमने बात की कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति कैसी होती है? वैज्ञानिक प्रकृति होती है। शैक्षिक परिस्थितियों में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन होता है? व्यवहार का। कौन सी परिस्थितियों में? शैक्षिक परिस्थितियों में। अध्ययन कैसा होता है? वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ये सारी बातें हमने की है। कार्य क्षेत्र लिंडग्रेन के अनुसार 5 कार्य क्षेत्र आपने पढ़े हैं। और उसके बाद शिक्षा विज्ञान का महत्व क्या है? बात क्लियर? ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं, सारी चर्चा हम कर चुके हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे किसकी? क्वेश्चंस की। तो अब होने जा रहा है टेस्ट। टेस्ट होने जा रहा है। 2 मिनट का समय आपको दूंगी। कितने मिनट का? 2 मिनट का समय आपको दूंगी। रजिस्टर में जो आपने जितना लिखा है शुरू से लेकर यहां तक, शुरू से लेकर यहां तक जितना आपने रजिस्टर में लिखा है, 2 मिनट का समय आपको दे रही हूं। फटाफट रिवाइज कर लीजिए ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। जल्दी से रिवाइज करिए। 2 मिनट का समय आपको दे रही हूं बेटा, 2 मिनट का समय है। जल्दी रिवाइज करो। रजिस्टर खोलो अपना फुर्ती से। बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछने जा रही हूं उसी वार्ता पर से जितना अभी आपने पढ़ा है। जल्दी जल्दी बिल्कुल करेक्ट आंसर देते चले जाना, ठीक है।